अभी जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो चैप्टर है, उसका नाम है अल्कोहल एंड फिनॉल। इस चैप्टर के 3 हिस्से ऐसे एक होते हैं। एक के अंदर वो अल्कोहल को डिस्कस करता है, सेकंड के अंदर फिनॉल और थर्ड के अंदर ईथर। ईथर हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हम अल्कोहल एंड फिनॉल को डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल और फिनॉल क्या है। ये जो इनकी प्रॉपर्टी है ना, इसको मैं इतना डिस्कस नहीं करता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो छोटी से छोटी बने ना। अभी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी कि लोअर अल्कोहल कलरलेस लिक्विड होते हैं, उसके बाद कलरलेस हो जाते हैं और वो फिर वैक्सी सॉलिड्स बात करें कि अल्कोहल की जो इनकी जो स्मेल है, अल्कोहलिक स्मेल है, बर्निंग टेस्ट है, वोलेटाइल है। 4 कार्बन तक ये रेडियली सोलबल है, मिसाल सोलबल है वाटर के अंदर। 5 कार्बन के बाद ये सोलबल हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनकी जो सोलबिलिटी है वो इनकी सोलबिलिटी जितना अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा उतना ही उनकी जो सोलबिलिटी वो कम हो जाएगा। क्योंकि अल्काइल ग्रुप बढ़ने क्योंकि अल्काइल ग्रुप एक नॉन पोलर ग्रुप है। जब अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, जब अल्काइल ग्रुप इनके साथ इंक्रीज होगा तो अल्काइल ग्रुप नॉन पोलर और नॉन पोलर पार्टिंग क्या करते हैं, रेक्यूटिव सोलबिलिटी को कम कर देते हैं, रेक्यूटिव को भी कम कर देते हैं। ये सोलबल है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर होगा वो हमें हमेशा याद रखना। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर होगा वो कोरिस्पोंडिंग अल्केन से, ईथर से, हेलो अल्केन से ज़्यादा होगा। चलो अगर वो आपको अगर ये कंपाउंड दे, एक आपको कहे कि भाई एक इथेनॉल है और एक इथेनॉल और एक इथेन, इसके अंदर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? अल्कोहल का ज़्यादा है। क्योंकि अल्कोहल के अंदर जो फोर्स पाई जाते हैं वो क्या, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और अल्कीन के अंदर कौन सी फोर्सेज है? अल्कीन के अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्स। और अगर आपको एक कि फिर अगर आपको उसने दिया हो कि ईथर और अल्कोहल के अंदर किसका ज़्यादा है बॉन्डिंग पॉइंट, तो अल्कोहल का ज़्यादा है। क्योंकि ईथर के अंदर डाइपोल फोर्स है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर अगर आपको कहे हेलो अल्केन अल्काइल हैलाइड कहते हैं, अगर अल्काइल हैलाइड का दे दें फिर किससे ज़्यादा है? फिर भी आपने अल्काइल हैलाइड के अंदर फिर डाइपोल फोर्सेज आती हैं। इसके अंदर फिर क्या आते हैं? अल्कोहल के अंदर वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है किससे? डाइपोल और बाकी जो फोर्सेज होती हैं उनसे। उसके बाद कहते हैं कि आईयूपीएक नेमिंग के बारे में इसने बात की कि जो आईयूपीएक ना जो नेमिंग कल्चर है ना, वो बुक से पढ़ लिए, वो इजी, उसके अंदर कोई चीज़ भी नहीं है ना। आईयूपीएक नेमिंग से इतना मुश्किल क्वेश्चन आज तक आया ना आता है। एक क्वेश्चन आता है वो भी ईजी आता है, इतना मुश्किल होता ही नहीं। कहते हैं कि अभी ग्लाइकोल किसे कहते हैं? कहते हैं कि जब दो, देखो अभी इसने आपको दिया 1,2 इथेन डायोल, सही। अब यहाँ पर क्या है? 2 ऑक्सीजन है, 2 OH आए। जब 2 OH आ जाएँ, क्या जब 2 OH मिसाल एडजेसेंट कार्बन पर आ जाए, अभी एक मिसाल एक किसी कंपाउंड के अंदर 3 कार्बन है ना, उसके अंदर कार्बन 1 और कार्बन 2 पर OH लगाए, हम इसे कहते हैं कि ये ग्लाइकोल है। ये क्या? ये इथेन ग्लाइकोल है। लेकिन अगर उसने आपको 5 कार्बन वाला कंपाउंड दिया था और उसने कार्बन 1 और कार्बन 2 पर लिया था, या कार्बन 3 कार्बन 4 पर लिया था, मिसाल एडजेसेंट कार्बन लिए थे, फिर आप अगर वो आपको कहे कि भाई ये ग्लाइकोल है, यानी तब आपका ऑप्शन क्या होगा? तब ये ग्लाइकोल है। ग्लाइकोल का मतलब ये नहीं कि 2 कार्बन हो तब ग्लाइकोल होगा, नहीं। अगर 8 कार्बन हो, 9 कार्बन हो, 10 कार्बन हो, 12 कार्बन हो, जितने भी कार्बन हो, उसके अंदर सिर्फ क्या होना चाहिए? उसके अंदर 2 एडजेसेंट कार्बन, 2 जो नाइबोरिंग कार्बन है, उन दोनों पर क्या होना चाहिए? हाइड्रोक्साइल ग्रुप आना चाहिए, बस सिर्फ ये। 3 नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए। अगर 3 आ गए, 3 फिर हम नाम थे ग्लाइसरॉल। 3 क्या? 3 ग्लाइसरॉल, सही। अगर आपको कहे कि भाई आपने 4 कंपाउंड आपको दिए कि 1,2 ब्यूटेन डायोल, 1,2 पेंटेन डायोल, 1,2 हेक्सेन डायोल, और लास्ट में उसने दिया है कि ऑल ऑफ देम, कि और आपको कहे कि इसके अंदर कौन सा ग्लाइकोल, तो आपने ऑल ऑफ देम पर ही पिक करना है। हाँ, अगर उसने आपको इस तरह से कंपाउंड दिया हो, अगर उसने आपको 4 कार्बन वाला कंपाउंड दिया हो या 3 कार्बन वाला कंपाउंड दिया हो, एक OH उसने कार्बन 1 पर लगाया हो और दूसरा OH उसने कार्बन 3 पर लगाया, तब ये ग्लाइकोल नहीं है। क्योंकि हाइड्रोक्साइल ग्रुप तो है, ये शर्त तो पूरा हो गया, लेकिन ग्लाइकोल के अंदर शर्त ये है, ग्लाइकोल हर वो कंपाउंड जिसके अंदर 2 एडजेसेंट कार्बन पर OH आ जाए, सही है, तब वो ग्लाइकोल है। उसके बाद ये जो कंपाउंड जो 2 मैंने लिखे हैं, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइनोइक एसिड, इसका भी आप आईयूपीएक नेम याद कर लें और स्ट्रक्चर भी याद करें, टार्टारिक एसिड का भी याद कर लें, सही। उसके बाद जो नीचे फंक्शनल ग्रुप, इनको स्किप कर दे, इनको मैं आपको उसमें पढ़ाऊँगा, क्या कहते हैं, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाऊँगा ये। उसके बाद स्ट्रक्चर भी ये स्ट्रक्चर लाजिम बात है। जब एक कार्बन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड आ जाए, वो कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज हो तो ये केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपने इजीली पढ़ा, जब कोई कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो, उसके अंदर जो बॉन्ड निकलती है वो 109.5 होता है। सिर्फ यहाँ पर जो न्यू चीज़ ये कि यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो 142 पिकोमीटर, और OH जो बॉन्ड लेंथ है वो 96 पिकोमीटर है, सही, ये आप याद रखें। उसके बाद
उसके बाद कहते हैं कि अल्कोहल जो है, अल्कोहल के अंदर OH प्रेजेंट है, सही है। तो अल्कोहल H दे सकते हैं, तो अल्कोहल क्या है, वो एसिडिक है, लेकिन इतना ज़्यादा भी एसिडिक नहीं, लेकिन हाँ बस एसिडिक है। देखो जितना अल्काइल का साइज़ बढ़ेगा उतनी उतनी ही जितना अल्काइल का साइज़ बढ़ेगा उसकी एसिडिटी उतनी कम होगी, पहली बात। दूसरी बात, जितनी जितनी OH के बीच में पोलरिटी बढ़ेगी उतनी एसिडिटी ज़्यादा होगी। इसके रीज़न अभी देखो, इसके रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं अल्काइल का रीज़न देता हूँ कि अल्काइल के बढ़ने से एसिडिटी कम क्यों होती है। देखो मैंने यहाँ पर एक वो लिया अल्कोहल, मैंने एक मिथेनॉल लिया और मैंने एक इथेनॉल लिया, सही है। अभी क्या कहा, अभी आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप जो है, चाहे वो अल्काइल, चाहे वो इथाइल हो, मिथाइल हो, ब्यूटाइल हो, प्रोपाइल, जो भी वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, सही। तो OH क्या है, OH के अंदर H क्या है, H जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करता है, वो हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, और जो अल्काइल पार्ट CH3 उससे भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींचता है। अभी CH3 क्या करता है, CH3 उसे क्या करता है, उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। CH3 उसे क्या करता है, CH3 उसे इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करता है, चाहे CH3 हो, CH2 हो, जो भी हो, उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज, उस पर तो नेगेटिव चार्ज पहले से भी है, लेकिन अल्काइल क्या करता है, अल्काइल उसे और नेगेटिव चार्ज दे देता है, सही। लेकिन लेकिन इथेनॉल के अंदर क्या होता है, इथेनॉल के अंदर इथेनॉल के अंदर दो अल्काइल पार्ट आ गए, मिसाल एक यहाँ पर दो कार्बन आ गए, मिसाल है तो एक ही अल्काइल पार्ट, लेकिन इसे अल्काइल पार्ट के अंदर दो कार्बन आ गए। अभी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गए वो कुछ और स्ट्रॉन्ग हो गए, अभी वो क्या करेगा, अभी दो कार्बन से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तरफ डोनेट करेंगे, किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। तो पहले केस में आप देखो, पहले केस में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ जाएगी, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना आएगा, चार्ज कितना नेगेटिव होगा, सर इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं आएगा चार्ज इसके ऊपर, क्योंकि एक ही अल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सी। लेकिन अगर आप इथेनॉल के अंदर देखो, इथेनॉल के अंदर दो कार्बन से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको दे रहे हैं, अपनी इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी वो ऑक्सीजन को दे रहे हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज बढ़ जाएगा। अभी जो फर्स्ट केस में मिथेनॉल में, जब उसे एक कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जब एक कार्बन उसे इलेक्ट्रॉन देगा, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज कुछ बढ़ जाएगा। जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज कुछ बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन इथेनॉल में दो, इथेनॉल में दो कार्बन से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जब दो कार्बन से इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, तो वो हाइड्रोजन को और शिद्दत से अपनी तरफ खींचेगा। जब वो ऑक्सीजन को और शिद्दत से अपनी तरफ खींचेगा, तो वो हाइड्रोजन आयन इजिली नहीं दे सकता। तो जो मिथेनॉल हाइड्रोजन आयन इजिली दे सकता है। जब मिथेनॉल हाइड्रोजन आयन इजिली दे सकता है, मिसाल वो बॉन्ड वीक के साथ एक अल्काइल पार्ट अटैच है, तो मिथेनॉल क्या है, तो मिथेनॉल के साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो वो तो क्या है, वो ज़्यादा एसिडिक है, किससे इथेन से। क्योंकि इथेन के अंदर दो अल्काइल पार्ट, जब दो अल्काइल पार्ट है, मिसाल दो कार्बन है, सॉरी, जब दो कार्बन के साथ अटैच, तो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा देते हैं, तो ऑक्सीजन पर चार्ज को ज़्यादा करते हैं। जब ऑक्सीजन पर चार्ज ज़्यादा होता है, तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, सही। तो हम लोगों ने कहा कि जब बॉन्ड वीक होगा तब वो ज़्यादा एसिडिक होगा, जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो वो हाइड्रोजन आयन को देगा नहीं, जब हाइड्रोजन आयन को डोनेट नहीं करेगा तब वो एसिडिक कम होगा, सही। ये तो मैंने अल्काइल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। अभी जो इसका जो सेकंड वो है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो उसका फिर क्या सीन है। कहते हैं कि अल्कोहल जो है वो लेस एसिडिक है वाटर से। कहते हैं कि जितने भी अल्कोहल है माइस मिथेनॉल की, वो क्या है, वो लेस एसिडिक है वाटर से, सही। वाइट अल्कोहल मीथेन है, ओ सॉरी, वाइट अल्कोहल मिथेनॉल है, जिसकी जो एसिडिटी है वो ज़्यादा है किसे, वाटर से। बाकी जितने भी अल्कोहल है मिथेनॉल के अलावा जितने भी अल्कोहल है उनकी जो एसिडिटी है वो कम है किससे, वाटर से। हमारे से मिथेनॉल एक ऐसा अल्कोहल जिसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है किससे, वाटर से। उसके बाद मैंने तो आपको एक पॉइंट बताया था एसिडिटी का, कि जितना अल्काइल पार्ट इंक्रीज़ होगा उतना ही हाइड्रोजन जो होगा वो मुश्किल से रिलीज़ होगा। जब हाइड्रोजन मुश्किल से रिलीज़ होगा तब वो ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा। अभी अगर आपको एक ऑर्डर दे दे कि मिसाल मिथानॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, अगर आपको कहें कि मिसाल कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, तो जिसके साथ कम अल्काइल ग्रुप अटैच है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है। मिथाइल सबसे ज़्यादा एसिडिक है, सी। अभी तो मैंने आपको पहला पॉइंट सिखाया। अभी जो सेकंड पॉइंट में वो ये कहते हैं कि जितनी OH की पोलरिटी ज़्यादा होगी उतनी एसिडिटी ज़्यादा होगी, सही। ये किस तरह देखो, OH पोलरिटी क्या मतलब, OH पोलरिटी मतलब ये है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के
कि ऑक्सीजन पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो और हाइड्रोजन पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो। ये कब आएगा? जब बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में होगा। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो एच के ऊपर क्या हो जाएगा? एच के ऊपर पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगी? नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तब ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा। जब ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा तब ये ज़्यादा एसिडिक होगा। और किस केस में हम उसे कहेंगे कि ये लेस पोलर है? लेस पोलर ये तब होगा जब अभी लेस पोलर तब होगा जब हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन क्या करे, जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे ना, जब वो अपनी तरफ उसको इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं, तब क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं तब ये बॉन्ड क्या होगा? लेस पोलर होगा। जब बॉन्ड सॉरी ये बॉन्ड लेस पोलर होगा और जब बॉन्ड लेस पोलर होगा तो वो उसको हम कहते हैं कि इसकी पोलरिटी कम होगी। अभी देखो किस तरह से होता है। अभी मैंने एक टर्शरी अल्कोहल लिया। टर्शरी अल्कोहल उसे कहते हैं जिसके साथ 3 कार्बन अटैच। देखो वो अल्कोहल मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन आपसे सीख लेना। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल होता है जिसका जहाँ पर OH प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच होता है। सेकेंडरी वो होते हैं जहाँ पर सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होते हैं। टर्शरी अल्कोहल होते हैं जहाँ पर टर्शरी कार्बन के साथ अटैच होते हैं OH से। अब यहाँ पर मैंने एक टर्शरी अल्कोहल लिया है और इस टर्शरी अल्कोहल पर देखो यहाँ पर कितने ग्रुप हैं जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? 3 ग्रुप है, 3 अल्काइल पार्ट। जब 3 अल्काइल पार्ट ऑक्सीजन पहले क्या कर रहा था? ऑक्सीजन पहले हाइड्रोजन से अपनी जो इलेक्ट्रॉन था उससे खींच रहा था, सही। लेकिन जब इसके ऊपर अल्काइल पार्ट ज़्यादा हो गए, इसने कहा कि चलो मैं हाइड्रोजन को छोड़ देता हूँ। वो जो उसके साथ अल्काइल पार्ट अटैच थे उसे मैं ले लूँगा, वो तो वैसे भी मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। जब बाकी 3 ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन देंगे, जब वो इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? अल्काइल पार्ट से लेगा। तो वो हाइड्रोजन कहते हैं कि चलो सी आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन है भी नहीं, मैं आपसे लेता भी नहीं। तो वो हाइड्रोजन से क्या करते हैं? तो वो हाइड्रोजन से इतने इलेक्ट्रॉन नहीं लेता। तो वो हाइड्रोजन से क्या करता है? वो हाइड्रोजन से इतने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं खींचता। वो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है किससे खींचता है? वो अल्काइल पार्ट से खींचता है। अल्काइल पार्ट से क्यों खींचता है? क्योंकि लाज़िम बात है जहाँ से उसको ईज़िली चीज़ मिलेगी तो वो वहीं से ही खींचेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके साथ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। लेकिन हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन इतने हैं ही नहीं। जब हाइड्रोजन के साथ इतने इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो उसे इतना खींचता भी नहीं। तो क्या करता है? तो ऑक्सीजन क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहता है कि भाई आप अपनी जगह ही रहो, आप अपनी जगह ही सही हो। मैं क्या करता हूँ? मैं जो अल्काइल पार्ट है मैं उससे अपने इलेक्ट्रॉन की बंदोबस्त करता हूँ। तो वो अपनी जो अल्काइल पार्ट होता है ना, उसको कहते हैं कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन जो है मेरी तरफ डोनेट करवाओ। तो ऑक्सीजन पर क्या हो जाए? तो वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज को बढ़ाते हैं। कौन बढ़ाते हैं? जो बाकी तीन वो होते हैं क्या कहते हैं जो बाकी तीन अल्काइल पार्ट्स है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? तो मैंने कहा पोलरिटी तो तब इंक्रीज होगी जब ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं खींचे। जब अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से नहीं खींचे, इसने तो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ किया। जब इसने अपने आप पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ किया, ये नेगेटिव चार्ज तो इसके ऊपर हाइड्रोजन की वजह से इंक्रीज़ नहीं हुआ, ये तो अल्काइल पार्ट की वजह से इंक्रीज़ हुआ। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जब हाइड्रोजन की वजह से ये चार्ज इंक्रीज़ नहीं हुआ तो हम कहेंगे इस बॉन्ड की जो पोलरिटी है वो भी कम है। जब OH बॉन्ड की पोलरिटी कम है, जब पोलरिटी कम है तब उसकी जो एसिडिटी है वो क्या होगी? वो भी कम होगी। दोनों रीज़न आप एक ये जो पोलरिटी वाला कंसेप्ट ये कुछ पेचीदा कंसेप्ट है। इसको सिर्फ आप इस तरह से याद रखो कि मिसाल अगर पोलरिटी बढ़ेगी तो OH क्या, तो अगर OH की पोलरिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी। इस पॉइंट को वैसे ही याद रखो। जो पहला कंसेप्ट मैंने अल्काइल का पढ़ा है उस कंसेप्ट को अपने जहन में, उस कंसेप्ट को याद रखो कि किस तरह से हो रहा था। अभी देखो अल्कोहल जो है ना, अल्कोहल सिर्फ अल्केन के डेरिवेटिव्स नहीं है। हम कहते हैं कि आप इथेन ले लें और इथेन से H रिमूव कर दें और उसको H ऐड कर दें, वो अल्कोहल बन जाएगा। चलो सही, अल्कोहल तो इथेन का डेरिवेटिव, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि अल्कोहल इथेन का अल्कोहल अल्केन का डेरिवेटिव भी है। अल्कोहल अल्कीन का डेरिवेटिव भी है। अगर मैं CH2OH ले लूँ तो ये अल्कीन का डेरिवेटिव भी है। अल्कोहल साइक्लोअल्केन का डेरिवेटिव भी है। अल्कोहल साइक्लोअल्केन का डेरिवेटिव भी है। अभी साइक्लोअल्केन की तरह की क्या, अभी आप देखो ये जो मैंने रिंग लिया ना, ये मैंने बेंजीन रिंग नहीं लिया, ये मैंने वैसे ही चेक कॉर्नर रिंग लिया। इसके अंदर डबल बॉन्ड का कोई कंसेप्ट ही नहीं। ये क्या है? ये साइक्लोहेक्सेन है। ये क्या है? ये जो मैंने रिंग यहाँ पर ये वाला बना, ये रिंग क्या? ये रिंग साइक्लोहेक्सेन है। इस साइक्लोहेक्सेन के ऊपर जब आप इस साइक्लोहेक्सेन के साथ क्या करो? इस साइक्लोहेक्सेन के साथ आप OH लगाओ। जब आप इस साइक्लोहेक्सेन के साथ OH लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने बेंजीन रिंग लिया और मैंने बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगाया, वो फिर अलग चीज़, वो फिनोल है। ओके, वो फिनोल, वो अल्कोहल नहीं है।
यहाँ पर आप कुछ जो साइक्लोअल्कीन की मैंने बात की, साइक्लोअल्कीन क्या है? साइक्लोअल्कीन वो होता है जिसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता। अगर मैं साइक्लोअल्कीन पर OH डायरेक्ट लगाऊँ तब वो साइक्लोहेक्सेनोल है, वो अल्कोहल है, इसके अंदर कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप इस रिंग पर लगाओ, अगर आप बेंजीन रिंग पर लगाओ, तब वो फिनोल होते हैं, तब वो अल्कोहल नहीं होते, इसको आप अल्कोहल नहीं कह सकते। इस पॉइंट में कंफ्यूज मत होना। उसके बाद यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं कि प्रिपरेशन पढ़ते हैं, सबसे पहले हम अल्कीन की प्रिपरेशन पढ़ते हैं। जो फर्स्ट प्रोसेस मैंने लिखा है वो जो मैंने H2SO4 जो मैंने लिखा है, मिसाल ये जो इसके ऊपर जो मैंने लिखा है प्रिपरेशन के ऊपर जो मैंने लिखा है ना, ये जो है ना, ये फेडरल के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। और नीचे जो ये आप पंजाब टेक्स्ट बुक से पढ़, इसका मतलब ये कि आप पंजाब टेक्स्ट बुक से पढ़ लें और ये मत सोचिए कि भाई जो अभी मैं ऊपर रिएक्शन है कोई नीचे, आपकी मर्ज़ी, जो आपको ईजी लगे वो आप सीखो। बस मैं तो आपको कहता हूँ कि नीचे वाला सीखो। हम कहते हैं कि अल्कोहल को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्कोहल को हम प्रिपेयर कर सकते हैं किस तरीके से। अभी देखो ये चीज़ें मैं आपको स्पीड से पढ़ाऊंगा, ये इतनी मुश्किल नहीं। इस तरह हर रिएक्शन में मैंने हाँ आपको अल्डिहाइड कीटोन भी पढ़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी पढ़ा है, इतनी मुश्किल नहीं है। कहते हैं कि अल्कोहल को हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्कोहल को हम अल्कीन से प्रिपेयर करेंगे। याद रखें कि अगर आप अल्कीन से प्रिपेयर करोगी तब अपने मार्कोव-विनकोज रूल याद रखना है। मार्कोव-विनकोज रूल कब अप्लाई होगा? मार्कोव-विनकोज रूल तब अप्लाई होगा जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स आ जाए। अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या मतलब? मिसाल अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन सेम ना, अगर दोनों तरफ जो अल्काइल पार्ट हो या दोनों तरफ जो ग्रुप्स हो वो सेम ना हो, तब हम इसे नाम लेते हैं क्या? मिसाल अगर मैंने सी डबल बॉन्ड के एक तरफ मैंने लगाया H और C और इथाइल, और दूसरे कार्बन पर मैंने लगाया मिथाइल और हाइड्रोजन, तो ये क्या है? ये कार्बन बॉन्ड के दोनों तरफ क्या है? जो वो ब्रांचेज है, वो ब्रांचेज सब्सटेंस क्या है? सेम नहीं। जब वो सेम नहीं तो क्या है? वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन। इसके ऊपर इतना सोचो मत। इसको मैं आपको उसमें पढ़ाऊँगा, कहते हैं बेंजीन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाऊँगा, ये ईजी है। देखो अगर आप यहाँ पर ये चीज़ याद रखना कि हम कोल्ड कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। अगर आप वो लोगी क्या कहते हैं, अगर आप वाटर लोगे और आप उसके अंदर ऐड करोगे अल्केन के अंदर, तो आपको 2 प्रोपेनॉल देगा। इसके अंदर एक बात याद रखना कि अभी आप हाइड्रोजन कहाँ ऐड करोगे और ऑक्सीजन और OH कहाँ ऐड करोगे। देखो मार्कोव-विनकोज रूल हमें ये बात बताई है कि आप हाइड्रोजन हमेशा वहाँ ऐड करें जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो। अगर आपने इथिन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करना है, अगर आपने इथिन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करना है, तो हाइड्रोजन आप हमेशा वहाँ ऐड करें जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो, और OH को वहाँ पर ऐड करें और उस कार्बन के साथ ऐड करें जहाँ पर उसके साथ हाइड्रोजन कम हो। अभी यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के साथ ज़्यादा है, CH2 के साथ ज़्यादा है, तो OH आप CH2 के ऊपर ऐड कर दें, और हाइड्रोजन के साथ कम है, वो CH के साथ कम है, तो OH आप वहाँ पर ऐड करें। देखो अभी आप एक कि मैं CH3 के साथ OH क्यों ऐड नहीं कर रहा। देखो हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में ऐड करना है। CH3 तो एक ब्रांच है, वो तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में नहीं है, सही। उसके बाद अगर आप हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल ऐड कर दें, एक्वस NaOH एक KOH में कर दें, आप जो रिएक्शन आप खुद देखो, ईजी है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं। अल्कोहल और KBr आपको दे देगा। अगर आप रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन करोगे, ये भी मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये रिएक्शन पढ़ा है, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें अल्डिहाइड हमें प्राइमरी अल्कोहल देते हैं और कीटोन हमें सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। सी इसके अंदर से क्या होता है, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड या जो लिथियम बोरोहाइड्राइड है, या तो लिथियम एल्यूमिनियम बोरोहाइड्राइड, ये मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था। ये क्या कहते हैं, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट जो अल्डिहाइड कीटोन दोनों को रिड्यूस करते हैं। सही, रिड्यूस किस तरह से करते हैं, क्योंकि ये अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस इस तरह से करते हैं कि उनको हाइड्रोजन देते हैं। उनको क्या कहते हैं, उनको हाइड्रोजन देते हैं। अभी यहाँ पर जो अल्डिहाइड के ऊपर जो ऑक्सीजन क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन हम ले आते हैं, उनमें से एक हाइड्रोजन ओ पराठे करके OH बनाते हैं, दूसरा कार्बन के अंदर ऐड हो जाता है। सही। तीसरी बात, अगर हम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एन एस्टर कर, इसको तो मैंने बहुत ही डिटेल से पढ़ा है, बहुत ही डिटेल से इसको मैंने पढ़ा है। इसके अंदर तो कुछ चीज़ भी नहीं, इसके अंदर तो मैंने इतना डिटेल आपको दी है कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में कि आप भी हैरान हो जाओगे। अभी यहाँ पर क्या, अभी अगर हम देखो, अभी अगर हम अल्डिहाइड कीटोन की वो करना चाहते हैं रिडक्शन, तो हम सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हैं और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर की करवानी, तब आप सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लोगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड आप नहीं ले सकते। सही। ये किस तरह से होगा, ये जो है, ये मैंने वहाँ पर बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया था कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ये उसके अंदर इतनी चीज़ें नहीं है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ RMGs विद एस्टर, ये क्या होगा इसके अंदर, ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने सारे इसके अंदर बताई। देखो ये सारे रिएक्शन इसके अंदर हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ये जिन रिएक्शन में मैं पढ़ रहा हूँ ये सारे के सारे हुए। यहाँ पर ये जो कहते हैं कि अगर आप फर्मेट एस्टर उठाओगे, यहाँ पर
ये बात हमेशा याद रखना कि जब एस्टर और ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्शन करेगा, ये प्राइमरी अल्कोहल को कभी नहीं बना सकते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ तमाम एस्टर में से सिर्फ फर्मेट एस्टर क्या करेगा, आपको सेकेंडरी अल्कोहल देगा। और जो अदर अल्कोहल है, जो सेकेंडरी जो अदर एस्टर है, फर्मेट एस्टर के अलावा जितने भी एस्टर है, वो आपको टर्शरी अल्कोहल देंगे। सही है। क्यों आपको आपको सिर्फ और सिर्फ फर्मेंटेस्टर क्यों आपको सेकेंडरी अल्कोहल ले सकते हैं? क्योंकि फर्मेंटेस्टर क्या करेगा, क्योंकि फर्मेंटेस्टर के अंदर जो एच होगा ना, और क्योंकि गिरगिरांट एजेंट क्या करते हैं, वो हमेशा एक अल्काइल देता है। जब वो हमेशा एक अल्काइल देगा तो क्या बनाएगा, तब वो अभी आप देख भी लो, प्राइमरी अल्कोहल आपसे नहीं बना सकते इससे। क्यों? क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 दफ़ा RMGX अटैक करता है। यहाँ पर RMG कितनी बार अटैक करता है? 2 दफ़ा अटैक करता है। इस वजह से हम इसको नहीं बना सकते। सही। अभी कहते हैं कि अभी रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन विद RMGX, अभी कहते हैं अगर आप फॉर्म अल्डिहाइड और RMGX के साथ रिएक्शन करवाओ, ये इजी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं। यहाँ पर कहते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस हो जाता है, कार्बोनाइल ग्रुप की C डबल बॉन्ड और रिड्यूस हो जाते हैं और COH में तब्दील हो जाता है। बस ये याद रखना, मेन चीज़ ये है। कहते हैं कि अभी रिएक्शन, कहते हैं कि अल्कोहल जो है वो रिएक्शन CO बॉन्ड जब ब्रेक होगा तब भी रिएक्शन दे सकते हैं, और यहाँ पर CH बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। सही। कहते हैं अगर CO बॉन्ड ब्रेक हुआ, अगर C और O बॉन्ड ब्रेक हुआ, मिसाल OH बॉन्ड इससे सेपरेट होगा रिएक्शन के दौरान, उस वो तब होगा, देखो OH तब निकलेगा जब CO बॉन्ड तब ब्रेक होगा, मिसाल OH तब निकलेगा जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जब क्या करेगा, जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जब क्या होगा, जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर, अल्कोहल के ऊपर, जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तब क्या निकलेगा, तब OH निकलेगा, तब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। सही। यहाँ पर क्या होगा, ये अभी अल्कोहल 3 तरह के होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। मैंने तो आपको बताएं, जब आप प्राइमरी अल्कोहल से OH, जब आप सेकेंडरी अल्कोहल से जब आप टर्शियरी अल्कोहल से OH निकालोगे, इसे हम नाम देते हैं टर्शियरी कार्बन। जो बाकी आयन बच जाता है ना, सी के ऊपर 3 वो CH3 लगाओ, जो बाकी आयन बच जाते हैं उसे नाम देते हैं टर्शियरी कार्बोकेटायन। जब आप सेकेंडरी अल्कोहल से OH निकालो, जो रिमेनिंग पार्ट बचते हैं उसे नाम देते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और जब प्राइमरी से निकालो, प्राइमरी कार्बोकेटायन। देखो फिर वही कहानी। अभी यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो टर्शियरी कार्बोकेटायन स्टेबल है, और टर्शियरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है। सेकेंडरी कार्बोकेटायन स्टेबल है, किससे, प्राइमरी से। क्यों? क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटायन से जब आप OH निकालोगे तो कार्बन पर क्या है, कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा। उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप है, वो उस पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, मिसाल ख़त्म कर देते हैं। लेकिन सेकेंडरी कार्बोकेटायन जब बनता है, जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि उसके साथ 2 अल्काइल पार्ट अटैच है, वो उसको ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन इतना ख़त्म नहीं कर सकता जितना टर्शरी करेगा। अभी प्राइमरी के अंदर तो ही सेम है, सेम ही कहानी है। जो प्राइमरी के अंदर वही बात है कि प्राइमरी ख़त्म क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्काइल पार्ट अटैच होता है। सही। पॉजिटिव चार्ज तो होगा प्राइमरी के अंदर भी, सेकेंडरी के अंदर भी, टर्शरी कार्बोकेटायन के अंदर भी, लेकिन उस पॉजिटिव चार्ज को जो मिनिमाइज़ कर सकता है, वो कौन सबसे ज़्यादा मिनिमाइज़ कर सकता है? सबसे पहले टर्शरी कार्बोकेटायन, फिर सेकेंडरी कार्बोकेटायन, फिर प्राइमरी कार्बोकेटायन। सही है। अभी जब टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो टर्शरी अल्कोहल भी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो टर्शरी अल्कोहल हमें सबसे ज़्यादा रिएक्शन देगा किससे, सेकेंडरी किससे देगा, प्राइमरी अल्कोहल से। अभी कहते हैं अगर आप थायोनाइल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करवाओ अल्कोहल का, तो हमें क्या बनेगा, हमें अल्काइल हैलाइड देगा। इसको आप किस तरह से याद रखो कि जब अल्कोहल रिएक्शन करता है थायोनाइल क्लोराइड से, या हाइड्रोजन क्लोराइड से, या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से, या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, या NH3 से, प्रोडक्ट आपको हमेशा NH3 को छोड़ो, जो यहाँ तक प्रोडक्ट है, हमेशा आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, वो अल्काइल हैलाइड। आप देख भी लेना, इसके अंदर आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा। एक प्रोडक्ट आपने कॉन्स्टेंट लेना है, क्या वो अल्काइल हैलाइड। इसको इस तरह से भी याद रखें। अभी अगर आप थायोनाइल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करवाना चाहते हो तो क्या मिलेगा आपको, अपने पैराडिन कैटलिस्ट में यूज़ करना है। देखो मैंने मैकेनिज्म बाकी सब उसके अंदर लिखा है, आप खुद उसको ब्रेक कर लो, आपको आ जाएगा मैकेनिज्म। अगर आपने हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाना है तो अपने जिंक कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड यूज़ करना है। अगर आपने फास्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाना है तब इसके अंदर मेरे ख्याल एसिड था क्या यूज़, लेकिन फेडरल उसके अंदर नहीं है, मैंने सर ने में बताया था। अगर आप पी सल्फार के साथ करोगे वही सेम कहानी होगी, लेकिन अगर आप NH3 के साथ करोगे तो अपने थोरियम ऑक्साइड कैटलिस्ट यूज़ करना है। ये यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, अमाइन मिल जाएंगे। सही है। अभी अगर आप OH को ब्रेक करोगे, जब आप OH को ब्रेक करोगे, OH कब ब्रेक होगा, OH जब ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव है। तो OH बॉन्ड तब अल्कोहल के अंदर ब्रेक होगा जब इलेक्ट्रोफाइल अल्कोहल पर अटैक करेगा, तब OH बॉन्ड ब्रेक होगा। जब न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल पर अटैक करेगा तब OH बॉन्ड, तब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा। सही है।
अभी अगर हम यहाँ पर एक्टिविटी ऑर्डर देखें तो जो अभी यहाँ पर एक्टिविटी ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा यहाँ पर रिवर्स इस तरह से होगा कि प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, सेकेंडरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा टर्शरी से। अभी यहाँ पर आप कहोगे कि भाई आप यहाँ पर कार्बोकेटाइन का किस्सा क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं। कार्बोकेटाइन तब बनता है जब OH मुकम्मल तौर पर निकलता है, तो सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हाइड्रोजन निकलता है। यहाँ पर फिर नेगेटिव आयन का कंसेप्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो जब मिसाल H निकल जाता है ना, जब H निकल जाता है तो O के ऊपर क्या होता है, जब H निकल जाता है तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सही है। अभी उस नेगेटिव चार्ज को अभी यहाँ पर वही जो OH बॉन्ड ब्रेक होगा ना, वो जो कंसेप्ट मैंने आपको एसिड के अंदर बताया था, अभी यहाँ पर क्या करेगा, जब जब ऑक्सीजन के साथ एक CH3 अटैच है ना, जब एक CH3 अटैच है तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज थोड़ा है। लेकिन जब आप सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर देखो, उसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज कुछ ज़्यादा है। टर्शरी के अंदर बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि टर्शरी के साथ 3 अल्काइल पार्ट अटैच है, सेकेंडरी के साथ 2 और प्राइमरी के साथ 1। जब जब प्राइमरी के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कम है, जब चार्ज कम है इसके अंदर, इसके ऊपर, तो क्या कर सकते हो, OH बॉन्ड जो वो वीक होता है, वो इजीली टूट सकता है। वही एसिडिक वाला रूल यहाँ पर अप्लाई कर, जो मैंने एसिडिक के अंदर आपको कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरह से होगा, वही रूल अप्लाई करें तो आपको समझ आ जाएगा। अभी जो OH बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके अंदर जो रिएक्शन होते हैं वो ये कहते हैं कि जब सोडियम मेटल के साथ करेगा तो सोडियम मेटल ऑक्साइड देगा। जब RMJ के साथ करेगा तो जो मेन कंपाउंड होगा वो ये होगा, मीथेन। बस आप ये याद रखें कि मीथेन देगा। जब जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ का रिएक्शन करेगा तो हमें क्या मिलेगा, मीथेन मिलेगा। जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वही रिएक्शन है जो मैंने आपको वहाँ पर बताया कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। जब OH के अंदर जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर H2SO4 तो अपने कैटलिस्ट यूज़ करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक MCQ फर्स्ट पेपर के अंदर आया था कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करता है H2 उसके साथ अल्कोहल के साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है और OH के बॉन्ड और अल्कोहल के अंदर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर OH बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर OH बॉन्ड ब्रेक होता है और OH बॉन्ड ब्रेक होता है। मिसाल OH मुकम्मल तौर पर निकल जाता है और अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है। सही है। अभी इसकी जो बाकी रिएक्शन है इसके अंदर हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। लाजिम बात है, जब आप ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल करोगे, अगर आप ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल करोगे तो वो आपको क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल का करोगे तो कीटोन देगा। टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए ज़रूरी है कि आपके साथ अल्फ़ा हाइड्रोजन हो। अभी प्राइमरी के अंदर देखो अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है। अल्फ़ा यहाँ पर अल्फ़ा क्या और कार्बन जिस साथ OH अटैच वो अल्फ़ा कार्बन है। अगर आप टर्शरी के अंदर देखो, टर्शरी के अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता। सही है, टर्शरी के अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता, इस वजह से वो नहीं होता। लेकिन हाँ, उसको एम्प्लीफाई किस तरह से करते हैं, अगर आप उसको हीट अप कर दो टर्शरी अल्कोहल को, अगर आप उसको ऑक्सीजन उसको जब आप हीट अप करोगे ना तो उससे क्या करेगा, तो उससे वाटर निकल जाएगा। जब उस वाटर निकल जाएगा, इसका हम कहते हैं कि जब आप टर्शरी अल्कोहल को H2SO4 की मौजूदगी में आप उसका रिएक्शन करवाओगे तो उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। लेकिन वो कौन सा रिएक्शन देगा, वो हमें एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। तो जब हम उसका रिएक्शन करवाते हैं वो अपने आप से वाटर निकालता है और हमें अल्कीन दे देता है। उसके बाद कहते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के डिहाइड्रेशन हम करते हैं। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन जब हम करते हैं तो हमें क्या देता है, तो हमें देता है क्या, तो हमें अल्कीन देते हैं या ईथर देता है। अभी अल्कीन कब देगा, ईथर कब देगा, अभी इसको मैं पढ़ाता हूँ। देखिए, अगर आप 1 मोल अल्कोहल लोगे तो तब आपको एथीन देगा। सही, अगर आपने 1 मोल अल्कोहल लिया, डिहाइड्रेशन का मतलब ये कि क्या करेगा, अल्फ़ा कार्बन से OH निकलेगा और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, H निकलेगा। सही, तो आपको क्या देगा, एथीन दे देगा। लेकिन अगर आपने 2 मोल लिए फिर आपको ईथर देगा। सेम कहानी है। अब वो देखो, हम लोगों ने क्या कि ईथर कब देगा, जब आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करोगे तब आपको ईथर कब देगा। और आपको मैंने यहाँ पर कहा ईस्टर फॉर्मेशन, ये ईस्टर फॉर्मेशन नहीं है, इसको आप अपने बुक के अंदर ईथर फॉर्मेशन लिख दिए, ईस्टर फॉर्मेशन नहीं है। अभी आप याद रखिए कि जब मैं 1 मोल अल्कोहल उठाऊँ तो वो मुझे अल्कीन देगा और 2 मोल अगर मैं अल्कोहल उठाऊँ तो वो मुझे ईथर देगा। सही है। रिएक्शन किस तरह से देखो मैंने आपको बताया। अभी यहाँ पर क्या, अभी आपने टेम्परेचर भी यहाँ पर अगर आपने 180 यूज़ किया तब आपको क्या मिलेगा, अगर आपने 180 टेम्परेचर यूज़ किया और एक अल्कोहल आपने लिया तब आपको एथीन तब आपको अल्कीन मिलेगा। लेकिन अगर आपने 180 टेम्परेचर यूज़ किया तब आपको क्या मिलेगा, डाइथाइल ईथर मिलेगा। टेम्परेचर भी आपने यहाँ पर देखना है, टेम्परेचर का भी कुछ डिफरेंस होता है। अभी ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, ल्यूकास टेस्ट हमें ये बताता है
कि ये अल्कोहल प्राइमरी है या सेकेंडरी या टर्शरी, इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ये रिएक्शन दरअसल हम यूज़ करते हैं, ये रिएक्शन जो मैंने आपको पढ़ाया ये वाला, कहाँ गया एक्सेल, ये रिएक्शन, ये रिएक्शन दरअसल ल्यूकोस टेस्ट में ये रिएक्शन होता है। इसी अभी यहाँ पर कैटेलिस्ट हम क्या यूज़ करते हैं, ZnCl2 जिंक क्लोराइड हम कैटेलिस्ट यूज़ करते हैं, यही रिएक्शन यहाँ पर होता है। देखो अभी हम क्या करेंगे, हम क्या लेंगे, अगर हम वाटर लेंगे, सही, उस वाटर के अंदर हम लोगों ने अल्कोहल ऐड किया, सही, जब हमने उसके अंदर वाटर ऐड किया तो अगर ऑयली अल्काइल ऐड क्या होते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या बनता है, अल्काइल ऐड बनते हैं, सही। फिर मैं आपको दिखाऊँ ये रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर अल्काइल ऐड बनते हैं। जब HCl के साथ अल्कोहल रिएक्शन करते हैं तो क्या बनते हैं, अल्काइल ऐड बनाते हैं, सही। भी अगर आपने इसके अंदर अगर आपने वाटर के अंदर अल्कोहल डाला और आप ये वहाँ पर फाइंड आउट करें कि भाई ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी या टर्शरी कौन सा है, तो अल्डिहाइड जो अल्काइल ऐड होते हैं वो हमेशा ऑयल की शक्ल में होते हैं, सी। अभी अगर आपने उसके अंदर अगर आपने अल्कोहल उसके अंदर डाला और आप उसको, और उसने इमीडिएटली बहुत जल्द उसने आपको एक ऑयली लेयर वाटर के ऊपर दिया, इसका मतलब ये कि ये टर्शरी अल्कोहल है, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सी। टर्शरी अल्कोहल क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर उसने 5-10 मिनट में आपको एक ऑयल का एक लेयर दिया तब वो सेकेंडरी है, लेकिन अगर उसने हीटिंग के ज़रिए दे दिया तब वो क्या, प्राइमरी है। तो ये मैंने सब के सब यहाँ पर नीचे लिखे, प्रोसेस तो सेम ही है, हीट बस, उसके अंदर और कुछ भी नहीं है। अभी हम मेथनॉल और इथेनॉल को हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखो सर, जो वही जो मैंने अल्डिहाइड एंकीटोन जो मैंने आपको टेस्ट बताया, अगर आप वो ग्रिक्सी ने आपको कहा कि मेथनॉल और इथेनॉल को आप किस तरह आइडेंटिफाई करोगे, आप इससे बातें हुई कि ना, अगर आपने अल्कोहल डाला, अगर उसने आपको आइडोफॉर्म टेस्ट दिया, अगर उसने आपको आइडोफॉर्म टेस्ट दिया तो वो क्या है, इथेनॉल है। अगर उसने आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दिया वो मिथानॉल है, क्योंकि तमाम अल्कोहल में सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल ही हमें आइडोफॉर्म टेस्ट देता था, सही। ये वर्ल्डिहाइड एंकीटोन, देखो ये सारे के सारे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और कुछ कंसेप्ट इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर है, कुछ कंसेप्ट इसके बाकी एल्डिहाइड एंकीटोन के अंदर है। बाकी अल्कोहल की जो यूज़ है वो मैंने यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ किया है, सेड और SPP, एक ये ट्रिक मैंने यूज़ किया और उसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसके बाद उसके बाद उसने मिथनॉल की प्रिपरेशन के बारे में बात की कि मिथनॉल को हम किस तरह, देखो मिथनॉल को हम कार्बिनॉल भी कहते हैं, या मिथनॉल को हम वुड स्पिरिट भी कहते हैं, यहाँ पर होता क्या है, हम यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के गैस को लेते हैं, वो हमें मिथाइल अल्कोहल देता है, सही। ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है, ये जो मिथनॉल का रिएक्शन मैंने लिखा है, इस मिथनॉल रिएक्शन जो है ना, ये आप जो पंजाब टेक्स्ट बुक है ना, उससे पढ़ो, वो आपको समझ आ जाएगा, उसी से ही समझ। अभी क्योंकि इसके लिए वो जो ग्राफ ज़रूरी है, वो ग्राफ मैं भूल गया, मैंने वो अपने नोट के अंदर लिखा भी नहीं और मैंने इसकी पिक्चर भी नहीं, ये बाकी सेम प्रोसेस यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना, उसको उसी को क्या करो, जो पंजाब टेक्स्ट बुक है वहाँ से पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा इसका ईजिली, इसके अंदर इतना इशू नहीं है। कहते हैं कि इथेनॉल को, और ये बात कहते हैं, मैंने यहाँ पर क्या, वाटर गैस जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड और और हाइड्रोजन गैस एक जो हम नाम थे वाटर गैस, कहते हैं कि इथेनॉल को हम स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं, इसे हम ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं, सी। इथेनॉल को हम प्रिपेयर कर सकते हैं इंडस्ट्री में। हम इथेनॉल किस तरह बनाते हैं, फर्मेंटेशन वही प्रोसेस है जब हम लोगों ने बायोएनर्जेटिक्स के अंदर जो हमने पढ़ा था कि फर्मेंटेशन प्रोसेस तरह से होता है, बैक्टीरिया होते हैं वो एंजाइम रिलीज करते हैं, ये वो वही सेम प्रोसेस है इसके अंदर। कहते हैं कि फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है, कहते हैं कि बायोलॉजिकल प्रोसेस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिक्रेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहते हैं कि वो प्रोसेस जो बायोलॉजिकल एंजाइम की मौजूदगी में हो उसे आना है फर्मेंटेशन के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर, 25 से 35 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और इसके लिए जो शर्त है फर्मेंटेशन के लिए शर्त ये है कि भाई प्रॉपर एरिएशन होना चाहिए, प्रॉपर डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए, मिसाल सॉल्यूशन को प्रॉपर डाइल्यूट लेना है और एब्सेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव में लेना है, सही। अभी कहते हैं कि इथेनॉल को हम किस तरह से बना सकते हैं, अभी वो फर्मेंटेशन जो प्रोसेस आपको बता रहे हैं, कहते हैं कि हम मोलासिस से भी बना सकते हैं। मोलासिस किसे कहते हैं, जो आपने गन्ना देखा होगा, जब गन्ना मशीन से निकालते हैं उसके बाद उस गन्ने का जो कचरा रहता है उस कचरे को हम नाम थे मोलासिस। रेजिडुअल ऑफ शुगर केन आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, उसे नाम थे शुगर। अभी यहाँ इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, सी। इस यहाँ पर मैंने क्या C12H22O11 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल याद करो, इसका फार्मूला था सक्रोज का। अभी अगर आप सक्रोज को अगर आप सक्रोज को वाटर की मौजूदगी में आप मिलाओगे और यहाँ पर आप अगर यीस्ट लोगे ना, ये यीस्ट की मौजूदगी में था, यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, इनवर्टेज एंजाइम। ये इनवर्टेज एंजाइम क्या करता है,
इसको कन्वर्ट करके 2 ग्लूकोज हमें देते हैं, क्योंकि सक्रोज हमें क्या, सक्रोज 2 चीज़ों से बनाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। फिर अगर हम यही ग्लूकोज को उठा लें, ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज हमें इथेनॉल देगा। यहाँ पर फिर वही ईस्ट ज़ाइमेज एंजाइम रिलीज करेगा, वो ज़ाइमेज एंजाइम इस ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करेगा, इथेनॉल। तो हमें इथेनॉल इस तरह से मिल गया। दूसरी बात, हम स्टार्च से भी इथेनॉल को बना सकते हैं। किस तरह से, हम लोगों ने स्टार्च लिया, स्टार्च एक पॉली से करा दिया, वाटर के अंदर हम लोगों ने डाला, फिर हम लोगों ने यीस्ट लिया, यीस्ट ने क्या किया, एक एंजाइम रिलीज किया, डाइटेस ने क्या किया, हमें सक्रोज दिया। हमें क्या दिया, सक्रोज दिया, सक्रोज नहीं, इसको मतलब मिसाल आप, हाँ बस सक्रोज, स्टार्च दिया उसने, हमें स्टार्च दिया, सही, उसने हमें स्टार्च दिया। इस स्टार्च को हम वाटर की मदद में लेंगे और यही सेम एंजाइम रिलीज करेगा माल्टेज क्या करेगा, ग्लूकोज बनाएगा। उसी ग्लूकोज को फिर ये क्या करेगा, यीस्ट एक और एंजाइम रिलीज करेगा, ज़ाइमेज ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा। सही है। कहते हैं कि फर्मेंटेशन के ज़रिए हम 12% अल्कोहल बना सकते हैं। कहते हैं कि फर्मेंटेशन के ज़रिए हम 12% अल्कोहल बना सकते हैं। कौन सा अल्कोहल, इथेनॉल की मैं बात कर रहा हूँ। कहते हैं कि फर्मेंटेशन के ज़रिए हम 12% अल्कोहल बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम बहुत मेहनत करें तो हम 14% अल्कोहल बना सकते हैं। सही। तो हमें तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल चाहिए, क्योंकि 12 और 14% तो कुछ है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, तो हम जो अल्कोहल हमें मिला है, जो अल्कोहल हमें फर्मेंटेशन से मिला, उस अल्कोहल को हम फिर उसके करते हैं, उसकी डिस्टिलेशन करते हैं। जब हम फिर उसकी डिस्टिलेशन कर लेते हैं तो हमें 95% उस सॉल्यूशन के अंदर क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ मिसाल उसके अंदर तो वाटर भी होता है, तो 95% हमें अल्कोहल मिल जाता है। जब किसी सॉल्यूशन के अंदर 95% इथेनॉल आ जाए, उस सॉल्यूशन को, उस अल्कोहल को हम नाम देते हैं, उस अगर आपको डिस्टिलेशन के बाद 95% अल्कोहल मिल जाए, उस अल्कोहल को हम नाम देते हैं, उसी ये तो इथेनॉल है, उस इथेनॉल को हम नाम देते हैं क्या, उस इथेनॉल को हम नाम देते हैं रेक्टिफाइड अल्कोहल, या उसे नाम देते हैं रेक्टिफाइड अल्कोहल। लेकिन अगर आप फिर मुतमिन हो कि नहीं, मुझे 95% से भी ज़्यादा अल्कोहल चाहिए, इथेनॉल चाहिए, फिर आप क्या करो, इसी 95% अल्कोहल को उठाओ, मिसाल जो उसके अंदर कुछ वाटर भी होगा, कुछ और भी कंपाउंड होंगे, नहीं, फिर क्या होगा, इसको रीडिस्टिलेशन करो। इसके अंदर मिसाल कैल्शियम ऑक्साइड जो चूने का पत्थर है, इस तरह से समझ लो, उसको उसके अंदर डालो। जब उसके अंदर डालोगे, वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो आपको मजीद अल्कोहल मिल जाएगा। मिसाल 97% से उस सॉल्यूशन के अंदर आपको ज़्यादा अल्कोहल मिल जाएगा, 95% से ज़्यादा अल्कोहल मिल जाएगा। जब 95% से अल्कोहल की मिकदार ज़्यादा हो जाए, इस तरह के अल्कोहल को हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। सही। उस वक्त हैं कि डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को हम नेचर किस तरह से करते हैं। पहले सवाल ये कि हम अल्कोहल को डीनेचर करते हैं क्योंकि अल्कोहल तो इलीगल है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम हमेशा ख़राब करते हैं। ख़राब तो नहीं करते, खैर बस अभी एक लोगों ने एक मिथ बनाई कि हम क्या करते हैं, ताकि लोग इसको पी ना लें, हम अल्कोहल को क्या करते हैं, ख़राब करते हैं। ख़राब हम करेंगे किस तरह से, आप इथेनॉल के अंदर 10% मिथेनॉल डालो। जब आप इथेनॉल के अंदर 10% मिथेनॉल जब आप 10% मिथेनॉल डालोगे तो वो अल्कोहल ख़राब हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम मानते हैं डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल। और इसी में हम सिर्फ मिथेनॉल नहीं डालते हैं, सिर्फ मिथेनॉल नहीं डालते हैं, हम इसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पैराडीन या एसीटोन भी डालते हैं। सही। मिथाइलेटेड स्पिरिट का जब आप मिथेनॉल के अंदर इथेनॉल डालोगे, इसे हम नाम मिथाइलेटेड स्पिरिट। और मिथाइलेटेड स्पिरिट का जो कमर्शियल नेम है, ये मिथाइलेटेड स्पिरिट के, मिथाइलेटेड स्पिरिट इज़ द कमर्शियल नेम ऑफ इथेनॉल। सही। मिथाइलेटेड स्पिरिट के, ये कमर्शियल नेम है किसकी, इथेनॉल की। उसके बाद हम फिनोल की बात करते हैं कि फिनोल क्या है। फिनोल के वो ये क्या है, ये हाइड्रोक्सी बेंजीन है, क्योंकि बेंजीन पर जब हाइड्रोक्साइल ग्रुप आ जाए उसे हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसको हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, इसे हम बेंजीनोल भी कहते हैं। इसे ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसके ऊपर क्या होता है, OH आ जाता है। इससे ये कार्बोलिक एसिड किसे कहते हैं, 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ फिनोल। जब आप किसी सोल्यूशन के अंदर 5% फिनोल डालोगे, उस सोल्यूशन को हम नाम देते हैं उस सोल्यूशन को हम नाम देते हैं कार्बिनोल। क्या, उसे हम नाम देते हैं कार्बिनोल या कार्बोलिक एसिड। सही। सबसे पहले फिनोल को हम लोगों ने कहाँ से डिराइव किया, फिनोल को सबसे पहले कोल टार से हम लोगों ने इसको आगाज़ किया। अभी ये फिनोल की स्ट्रक्चर है ना, अभी अगर एक OH आ जाए, इसे नाम थे फिनोल। अगर 2 OH आ जाए, आ जाए, लेकिन क्या पर कहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन पर आ जाए, इसे नाम थे ऑर्थो पोजीशन। 1 2 को ऑर्थो, 1 3 को मेटा, 1 4 को पैरा। अगर दो OH आ जाएँ लेकिन वो आ जाए ऑर्थो पर, उसे नाम थे कीटोल। अगर 2 OH आ जाएँ लेकिन आ जाए पैरा मेटा पर, उसे नाम होते हैं रिसोसिनोल। अगर 2 OH आ जाए और आ जाए पैरा पर, उसे नाम थे हाइड्रोकिनोन। सही। फिर ये उसका स्ट्रक्चर, ये बखूबी आप जानते हो कि वो 109.5 एंगल का, ये कोई इसके कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं आपको पढ़ाऊँ। फिर इसके अंदर जो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो सबसे जो मेन चीज़ वो ये कि इसके जो मेल्टिंग पॉइंट वो 41 सेंटीग्रेड है फिनोल का, और इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट 182 सेंटीग्रेड है। सही, याद रखना।
उसके बाद कहते हैं कि जो क्या कहते हैं कि फ़िनोल जो है ना, कहते हैं कि फ़िनोल जो है फ़िनोल वो वाटर के अंदर स्पेरिंगली सोलबल है, मिसाल बहुत कम सोलबल है या पार्शियली सोलबल है। जब फ़िनोल वाटर के अंदर सोलबल होता है तो वो पिंक कलर में आता है। ये 25 सेंटीग्रेड पर कहते हैं कि 25 सेंटीग्रेड पर वाटर क्या करता है, अगर 25 सेंटीग्रेड में 25 सेंटीग्रेड पर जो फ़िनोल होता है ना, वो पार्शियली सोलबल होता है या स्पेरिंगली सोलबल होता है वाटर के अंदर, वो हमें पिंक सॉल्यूशन देता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओ 8.5 सेंटीग्रेड पर आप करो, तब फ़िनोल कंप्लीटली सोलबल है। और मैंने एक्सक्यूज़ दिया कि फिनोल इज़ नॉट सोल्युबल इन वाटर, अल्कोहल, NaOH, ROH। तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, आप यहाँ पर लगाओगे कि भाई फिनोल क्या है, फिनोल तो चलो सही है, उसके अंदर सोल्युबल है, ROH के अंदर NaOH के अंदर सोल्युबल होगा, NaOH के अंदर सोल्युबल होगा। लेकिन R और क्या है वो नॉन पोलर है, और अल्कोहल क्या है वो पोलर है और इसके अंदर सोल्युबल होगा नहीं, ईथर के अंदर नहीं होगा। यहाँ पर अल्कोहल के अंदर नहीं होगा। देखो हम हमेशा जब चीज़ें पढ़ते हैं हम 25 सेंटीग्रेड पर ही पढ़ते हैं। ये 25 मैंने आपको कहा कि ये 25 सेंटीग्रेड के अंदर क्या है, 25 सेंटीग्रेड के अंदर ये सही से सोल्यूबल नहीं, स्पेरिंगली सोल्यूबल। लेकिन वो तो अलग बात, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँ वो सोल्यूबल हो जाता है, वो तो हर चीज़ सोल्यूबल होती है। सही, लेकिन ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड पर इतना सोल्यूबल नहीं है। सही है। देखिए इसका एसिडिक बिहेवियर, हम कहते हैं फिनोल क्या है, फिनोल भी एसिडिक बिहेवियर रखता है। फिनोल क्या है, एसिडिक है। क्यों फिनोल स्ट्रॉन्ग एसिड अल्कोहल से, क्यों? क्योंकि फिनोल के अंदर क्या होता है, फिनोल के अंदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर आता है, फिनोल के अंदर रेजोनेंस होता है। फिर रेजोनेंस से कहते हैं ये जो इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके अंदर जो अंदर जो बॉन्ड है, जिस तरह से जो बेंजीन के अंदर है ना, ये सर्कुलेट करते हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको मैं आपको सही से पेज पर ड्रा करके बताऊँगा। ये जो इसका एसिडिक बिहेवियर है, इसको मैं पेज पर ड्रा करके आपको मैं बताऊँगा। सही है। और ये भी मैं बताऊँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों फिनोल से ज़्यादा एसिडिक है, और फिर वो वाटर से क्यों ज़्यादा एसिडिक और वाटर अल्कोहल से क्यों ज़्यादा एसिडिक है ना, इन सबको मैं आपको बताऊँगा। अभी इसके रिएक्शन की तरफ आते हैं कि ये दो रिएक्शन देगा। एक रिएक्शन OH ग्रुप की वजह से देगा और एक रिएक्शन अपने रिंग की वजह से देगा। और जो वो रिएक्शन जो अपने OH की वजह से देता है, जब ये OH की वजह से हमें रिएक्शन देगा, OH ग्रुप जिसके अंदर इन्वॉल्व होगा, सी OH ग्रुप इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, या OH बॉन्ड आप कहे तो वो इन्वॉल्व होगा इसके अंदर। तो क्या होगा, तो अगर आप तो यहाँ पर क्या होगा यार, इस रिएक्शन को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसको आप जो मैंने एरो लगाए उस एरो को देखो और रिएक्शन करो, बस सिर्फ ये रिएक्शन याद रखना कि इसके अंदर OH बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। अभी अगर आपने स्ट्रिक फॉर्मेशन करनी है, स्ट्रिक फॉर्मेशन ये जो स्ट्रिक फॉर्मेशन में आपने सिर्फ याद रखना कि बेस बेस के प्रेजेंस में लेना है, NaOH के प्रेजेंस में लेना है। ये वो तीसरी बात, अगर आप रिडक्शन विद जिंक करो अपने ही इसको हीट अप करना है, फिर आपको बेंजीन का ये ईजी, इसके अंदर कुछ भी नहीं है जी। क्योंकि इसको मैं इतना नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि ये आप खुद भी कर सकते हो। आप सिर्फ उस रिएक्शन को देखो, उस मैकेनिज्म वो करो कि भाई किससे कहाँ जाता है, ये कहाँ जाता है, ये वो। उस बात करते हैं कि वो रिएक्शन जहाँ पर जहाँ पर बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है, जब बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो इसके अंदर, फिनोल के अंदर, वो रिएक्शन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। मिसाल एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, किस तरह से आएगा उसको भी देखो। सबसे पहले जो रिएक्शन उसको कहते हैं, उसका नाम है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसे कहते हैं, वो प्रोसेस जब आप नाइट्रोनियम NO2 प्लस किसके अंदर ऐड करो, फिनोल के अंदर ऐड कर दो और फिनोल से हाइड्रोजन आयन निकल जाए, इस प्रोसेस को नाम है नाइट्रेशन। इस तरह सल्फोनेशन किसे कहते हैं, सल्फोनेशन फिर वो प्रोसेस जो आप सल्फोनिक एसिड ऐड कर दो और उससे फिनोल से हाइड्रोजन निकल जाए, इस प्रोसेस को नाम होते हैं सल्फोनेशन। देखो सल्फोनिक एसिड क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और वहाँ से जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो क्या है, वो भी पॉजिटिव चार्ज। मिसाल एक इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है, दूसरा आ रहा है, तो ये क्या है, तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। हर एक के अंदर आप देखो, एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, एक आएगा, इन तीनों हेलोजनेशन के अंदर भी, हाइड्रोजनेशन के अंदर भी। सही। अभी अभी नाइट्रेशन के अंदर होता क्या है, देखो ये बात आप याद रखिए कि फिनोल जब भी, फिनोल जो है, फिनोल हमेशा जब किसी इलेक्ट्रोफाइल को अपने ऊपर अटैक करवाएगा, जब 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 फिनोल पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा, वो तो या ऑर्थो पोजिशन पर लगेगा या पैरा पोजिशन पर लगेगा, मेटा पोजिशन पर कभी भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, वो मैं आपको इसी कहानी बताऊंगा। उसको सिर्फ आप ये रट लो कि जब बेंजीन अपने ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल उसके ऊपर जाएगा, जब कोई इलेक्ट्रोफाइल, चाहे वो NO2 हो, SO3 हो, जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर जाएगा, वहाँ पर लगेगा, वो तो ऑर्थो पोजिशन पर लगेगा या पैरा पोजिशन। मिसाल जब 1-2 पोजिशन पर लगेगा या 1-4 पोजिशन पर लगेगा, मेटा 1-3 पोजिशन पर कभी भी नहीं लगेगा। सही। अभी आप क्या करो, अभी मैंने एग्जांपल लिया, आप दो फिनोल लो, और अगर आप दो फिनोल लो, आप नाइट्रिक एसिड दो, जो NO2 है ना, NO2 तो हमें नाइट्रिक एसिड से ही मिलता है। इसका OH जो है ना, इसका OH उसके H के साथ मिलकर दो वाटर में हमें बना देते हैं। और जो NO2 कहाँ जाएगा, एक NO2 जाएगा उसके ऑर्थो पोजिशन पर लगेगा, जिसे नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और एक उसके पैरा पर लगेगा, पैरा नाइट्रोफिनोल। सही। अभी अगर आप क्या करो, अभी अगर आप एक फिनोल ले लो और इसके साथ तीन
उसके साथ अगर आप 3 नाइट्रिक एसिड ले लो, अगर आप 3 नाइट्रिक एसिड लोगे तो आपको 3 अल्कोहल मिलेगा और यहाँ पर आपको जो कंपाउंड मिलेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसको हम पेक्रिक एसिड भी कहते हैं या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल भी कहते हैं। अभी देखो, चाहे मैंने पहला रिएक्शन वो करवाया, अभी आपको की गई कि भाई यहाँ पर जब मैंने पहला रिएक्शन करवाया तो पहले रिएक्शन में 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल क्यों नहीं बना भाई? उसके अंदर इस वजह से नहीं बना क्योंकि उसके अंदर आपने 2 नाइट्रिक एसिड उठाए थे। अगर आप 3 नाइट्रिक एसिड उठाओगे तो 3 NOH तो 3 NO से निकलेंगे तो फिर आपको मिलेगा। अगर आप 2 उठाओगे तो एक पैरा मिलेगा और एक ऑर्थो मिलेगा। सही। अभी कहते हैं कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कहते हैं कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है ना, वो ज़्यादा बनते हैं और पैरा नाइट्रोफिनॉल कम बनते हैं। रीज़न क्या है? देखो, जब आप दो ऑर्थो मिसल अगर आप ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जब उठाओ ना, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये जो पहला वाला है ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। इसके अंदर क्या होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। सही। ये यहाँ पर NO2 रोज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करें। जब एक दूसरे को रिपल करते हैं तो क्या करेगा, तो ये क्या, यहाँ पर इंस्टेबिलिटी, स्टैटिक हिंड्रेंस काज होगी। ये ऑर्थो का वाला इतना नहीं बनेगा, लेकिन पैरा वाला ज़्यादा बनता है। पैरा वाला ज़्यादा, पैरा ये वाला है, पैरा वाला ज़्यादा बनेगा। पैरा वाला ज़्यादा क्यों बनेगा? क्योंकि इसका जो OH और NO2 ये एक दूसरे से बहुत दूर है और ये क्या करेगा, ये NO2 क्या करेगा, ये NO2 किसी दूसरे फिनोल के OH के साथ फिर बॉन्ड बना सकता है। ये आपस में नहीं बनता क्योंकि आपस में स्ट्रिंग हिंड्रेंस ये नहीं करता, तो इस वजह से ऑर्थो ज़्यादा बनेगा, पैरा से। अगर ये पॉइंट आपको समझ आए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है ये पॉइंट बहुत एक्स्ट्रा था, इसको फिर याद ही मत करो। उसके बाद सल्फोनेशन के अंदर सेम टू सेम वही कहानी आएगी, सेम टू सेम वही कहानी आएगी। SO3 यहाँ पर जाएगा, अटैक करेगा अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और बीटा, और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी या ऑर्थो पर जाएगा या पैरा पर जाएगा। अभी अगर आप तीन सल्फोनिक एसिड ले फिर 2,4,6 बनेगा। सही, फिर 2,4,6, लेकिन वो हमारे कोर्स में उसने दिया नहीं तो हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। अभी हेलोजिनेशन के अंदर देखो, अभी हेलोजिनेशन के अंदर भी वही कहानी, हेलोजिनेशन जो रिएक्शन है वो मैंने यहाँ पर करवाया। अभी अगर आप हेलोजिनेशन लोगे, हेलोजिनेशन के अंदर क्या होगा, जब आप ब्रोमीन लोगे ना, अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर कराओ, जिस तरह Br2 Cl2 CS2, अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट लोगे, पैरा के साथ ऑर्थो और पैरा कंपाउंड मिलेगा। लेकिन अगर आप वाटर के अंदर पोलर सॉल्वेंट के अंदर कराओ, फिर क्या बनेगा, फिर आपके साथ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा। ये फेडरल बुक के अंदर ये रिएक्शन है, वहाँ से आप पढ़ लेना। सही है। से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये क्या कहते हैं कि एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किससे, क्योंकि अगर फिनॉल हुआ तो वो हमें 2,4 ट्राइनाइट्रोफिनॉल जब बनता है ये Y50 होता है। कहते हैं अगर हम फिनॉल को किस तरह से जज करेंगे भाई यहाँ पर फिनॉल, यानी अगर उसने हमें ये रिएक्शन दिया, अगर उसने Y50 हमें दिया तब फिनॉल है, अगर उसने ये नहीं दिया तब फिनॉल नहीं है। हाइड्रोजनेशन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन क्या कहते हैं, ऐड करें। जब आप फिनॉल के अंदर हाइड्रोजन ऐड करोगे तो आपको क्या देगा, वो आपको साइक्लोहेक्सेनॉल देगा, आपको अल्कोहल दे देगा। अभी कहते हैं जब आप रिएक्शन कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करवाते हैं तब भी आपको ऑर्थो है पैरा, जहाँ पर भी आप देखो बस आप यार चलो ऑर्थो मिलेगा पैरा मिलेगा, बस उसके मेटा मुझे नहीं मिलेगा फिनॉल में। सही, क्यों नहीं मिलेगी, ये रिएक्शन मैं आपको पढ़ाऊँगा किस तरह से नहीं मिलेगा, क्या है वो सब मैं आपको पढ़ाऊँगा। और जब आप फॉर्मल्डिहाइड उठाओगे वही सेम कहानी है, उस तरह से रिएक्शन कराओ, कोई चीज़ इसके अंदर नहीं। लेकिन अगर आप कहते हैं अगर आप एन फिनोल ले लो और आप अगर आप स्ट्रक्चर की याद करने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ याद रखना अगर आप एन फिनोल ले लो, मिसाल एन नंबर फिनोल ले लो, अगर आप एन नंबर फॉर्मल्डिहाइड लोगे तो आपको बैकलेट मिलेगा। क्या मिलेगा, बैकलेट मिलेगा, बस ये याद रखना। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, अगर आप कहते हैं कि हम फिनोल किस तरह से बनाते हैं, डॉज मेथड या क्लोरोफॉर्म, जब आप क्लोरोफॉर्म से फिनोल को बनाते हैं, इस मेथड का नाम थे डॉज मेथड। इस मेथड को क्या नाम थे, डॉज मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं, 10% NaOH लेते हैं, 300 टेम्परेचर और 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम लेते हैं। रिएक्शन हुई सेम टू सेम सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, फिर ये वो कहानी सेम ही है। अगर आप सोडियम साल्ट और बेंजोइक एसिड सल्फोनिक एसिड से इसका रिएक्शन कराओगे तब भी वही सेम कहानी है। ये जो वही पढ़ लें सोडियम फिनॉक्साइड, ये वो अगर आप हाइड्रोलिसिस डायजोनियम साल्ट करोगे, डायजोनियम साल्ट ये इस फर्स्ट वन का नाम होता है डायजोनियम साल्ट। ये अगर आप एसिडिक ऑक्सीडेशन में क्यूमीन कराओगे सेम कहानी, सिर्फ उस रिएक्शन को देखो और उस पर अटैक कराओ, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये ईजी है। तो ये चैप्टर हुआ यहाँ पर ख़त्म। इसका जो एक टॉपिक रहेगा वो मैं आपको पढ़ाऊँगा कि इसकी जो एसिडिटी और इसका मेन टॉपिक भी वही है।